बहुत ही कंसंट्रेशन के साथ लेक्चर को सुनना है और नोट डाउन करनी है चीज़ों को। सेल, सबसे पहले जो मैंने स्टार्ट किया है माइक्रोस्कोप का टॉपिक, और माइक्रोस्कोप बायो के अंदर क्यों है, इसका भी सवाल, इसका भी जवाब आप लोगों को मिल जाएगा पहले टॉपिक के अंदर, कि माइक्रोस्कोप क्योंकि एक डिवाइस, एक मशीन, इसको फिजिक्स में होना चाहिए, इसको दूसरे किसी सब्जेक्ट में होना चाहिए, यह बायो के साथ रेलेवेंट क्यों है, तो इसका भी जवाब आपने मिल जाएगा। और एक सेल को हमने बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ क्यों कहा, इसका भी जवाब आपको मिल जाएगा। किन हस्तियों ने सेल को एनालाइज किया और आपको इस बहुत ही इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर के बारे में किसने बताया, उनके नाम भी सामने आ जाएंगे। और कौन सी इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो माइक्रोस्कोप के अंदर बहुत ही रेलेवेंट हैं, और कौन से टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप हैं, और क्यों आए फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम एक माइक्रोस्कोप ठीक क्यों नहीं था कि फिर दूसरा बंदा है, उसने उसमें कुछ एडवांसमेंट लाने के बाद दूसरा माइक्रोस्कोप ईजाद किया, इन्वेंट किया। तो क्या असबाब थे, इन सब चीज़ों को आपने आज पहले लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह समझ आ जाएगा आप लोगों को। तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। सेल एक बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, एक बहुत ही पुरानी सी डेफिनेशन, और आज तक किसी को समझ नहीं आई कि क्यों हम इस एक छोटे से स्ट्रक्चर को बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ कहते हैं। बहुत बड़ा क्रेडिट दे रहे हैं कि स्ट्रक्चर को बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। एक वॉल बना लें, आप एक बिल्डिंग बना लें, उसका बेसिक यूनिट क्या होगा? कौन सी चीज़ है जिसके अलावा एक बिल्डिंग नहीं बन सकती? वो एक ईंट होगी। सबसे पहले आपने एक ईंट को इस्टेब्लिश करना होगा, और ईंटों से फिर एक बिल्डिंग और एक वॉल बनती है। लाइकवाइज आपकी पूरी बॉडी का स्ट्रक्चर, लिविंग एंटिटी, लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक स्ट्रक्चर बनता है सेल के साथ। तो सेल से क्योंकि आपका स्ट्रक्चर बना, तो सेल को हम स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ कहते हैं। फिर उन स्ट्रक्चर्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं जो सरंजाम दे रहे हैं आपकी बॉडी के अंदर, तो हम सेल को फंक्शनल यूनिट भी कहते हैं। तो सेल स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ भी है, फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ भी है। तो क्यों हम इसको नहीं कह सकते कि सेल एक बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है? क्योंकि सेल से जिंदगी आपकी बनती है। अब सबसे पहला बंदा जो आपके कोर्स के अंदर इंक्लूडेड है, ज़ेकेरियस जेनसन, पहला बंदा जिसने इन्वेस्टिगेट किया और माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप इन्वेंट किया। कंपाउंड के बारे में भी हम बात करेंगे, इसको कंपाउंड क्यों कहा गया, लेकिन कंपाउंड माइक्रोस्कोप सबसे पहले इन्वेंट करने वाला जो बंदा है आपके पास, वो है ज़ेकेरियस जेनसन, जो पैदा होते हैं 15 आपका 80 के अंदर, और 16 आपका 38 के अंदर इनकी डेथ हो जाती है। और तो 1580 के अंदर ये पैदा होते हैं, 1638 में इनकी डेथ हो जाती है। आपके कोर्स के मुताबिक सबसे पहले इन्होंने 10 साल की उम्र में, मतलब 1590 में, एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप इन्वेंट किया, जो कि एक मुमकिन नहीं है मेरे ख्याल से, ये फिगर सही नहीं है, लेकिन आपकी बायो के अंदर, 9th के बायो के अंदर जो आपका ईयर दिया गया है जिसमें इसने इन्वेंट किया है, वो 15 और 90 के अंदर परहैप्स जो है इसने इन्वेंट किया कंपाउंड माइक्रोस्कोप को। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप को इसने इन्वेंट किया तो उसमें लेंसेज थे, एक नहीं 2 लेंसेज थे, और यही वजह है कि इसके माइक्रोस्कोप को कंपाउंड माइक्रोस्कोप का नाम दिया हमने। तो ज़ेकेरियस जेनसन था जिसने पहले इसको इन्वेस्टिगेट किया और सेल के बारे में हमें बताया इसने। लेकिन ज़ेकेरियस जेनसन ने सेल के बारे में नहीं बताया। ज़ेकेरियस जेनसन ने माइक्रोस्कोप बनाया, ज़ेकेरियस जेनसन। सेल के बारे में सबसे पहले जो आपको जिस बंदे ने बताया था
1665 के अंदर, उसका नाम है रॉबर्ट हुक। 1665 के अंदर रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले एक टर्म यूज़ किया जिसे हम कहते हैं सेल, और उसने बताया, सबसे पहले उसकी बदौलत हमें सेल के बारे में पता चला। लेकिन क्योंकि एक माइक्रोस्कोप उसके पास जो था, उसकी मैग्नीफिकेशन लेवल इतनी नहीं थी कि वो एक सेल में मोटिलिटी देख सके, मूवमेंट देख सके। सेल क्योंकि मूव नहीं कर रहा था उसकी नज़र में, और वो इसलिए क्योंकि उसके माइक्रोस्कोप की जो लेवल थी, जो मैग्नीफिकेशन लेवल थी, वो बहुत कम थी। उसका भी कसूर नहीं। तो क्योंकि रॉबर्ट हुक ने 1665 के अंदर सेल के बारे में तो बताया, लेकिन वो ये नहीं बता पाया कि सेल के अंदर मूवमेंट है, क्योंकि उसने मूवमेंट नहीं देखी। जब उसने मूवमेंट नहीं देखी तो ही कॉन्क्लूडेड, वो इस नतीजे पर पहुंचा कि सेल जो है वो एक नॉन लिविंग एंटिटी है। और यहाँ पर ही यही पॉइंट थी जहाँ पर इससे चूक हो गई, क्योंकि सेल तो एक बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है, क्योंकि सेल डिफरेंट फंक्शन सर अंजाम दे रहा है। सेल आपका स्ट्रक्चर का हिस्सा भी है, और उसमें मूवमेंट कैसे नहीं? अगर मूवमेंट नहीं तो फिर ये कौन से फंक्शंस सर अंजाम दे रहा होगा? तो क्योंकि मूवमेंट इसने नहीं देखी, तो इसके बाद एंटन विन लेवेनहुक आए। एंटन विन लेवेनहुक आए, जिसने आपको बताया कि नहीं, सेल एक नॉन लिविंग एंटिटी नहीं है, उसमें मूवमेंट भी है। तो एंटन विन लेवेनहुक ने, दूसरा ये बंदा था जिसने आपको बताया कि सेल जो है इज अ लिविंग एंटिटी। अब इसने मूवमेंट क्यों देखी होगी? क्योंकि इसने जो माइक्रोस्कोप यूज किया, उसकी मैग्निफिकेशन लेवल रॉबर्ट हुक के माइक्रोस्कोप से कुछ इम्प्रूव्ड होगी। यही वजह थी कि इसने देखा कि सेल में क्योंकि मूवमेंट हो रही है, तो सेल इज अ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। लेकिन अगेन इसने न्यूक्लियस, जो कंट्रोल सेंटर है आपके सेल का, उसको इसने इन्वेंट नहीं किया। इसने न्यूक्लियस नहीं देखा। क्यों नहीं देखा? क्योंकि न्यूक्लियस इस सेल से भी बहुत छोटा ऑर्गेनिज्म था, बहुत छोटा स्ट्रक्चर था, तो उसके माइक्रोस्कोप में वो नहीं दिखा, तो उसने न्यूक्लियस को के बारे में हमें नहीं बताया। फिर एक तीसरा बंदा आया जिसने न्यूक्लियस के बारे में आपको बताया, रॉबर्ट ब्राउन। 1883 के अंदर इन डिटेल्ड वे उसने न्यूक्लियस के बारे में हमें बताया कि न्यूक्लियस जो है वो कंट्रोल सेंटर है आपके सेल का, और सेल एक लिविंग एंटिटी भी है, और सेल एक बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ भी है। अब सवाल ये है कि एक छोटे से स्ट्रक्चर्स को, इन छोटे से स्ट्रक्चर्स को क्या आपकी आंख देख सकती थी? क्या साइंटिस्ट की आंख देख सकती थी? तो जवाब मिला कि नो। आपकी आंख का रेजोल्यूशन, तो क्योंकि आपका सेल, आपकी आंख नहीं देख सकती, क्योंकि आपकी आंख एक छोटा सा स्ट्रक्चर, मिलीमीटर के स्ट्रक्चर को देख सकती है। मिलीमीटर से अगर छोटा स्ट्रक्चर आपके सामने आ जाएगा तो आपकी आंख उसको फोकस नहीं कर सकती। जब आपकी आंख इतने छोटे स्ट्रक्चर को, एक मिलीमीटर से छोटे स्ट्रक्चर को नहीं देख सकती, तो सेल तो मिलीमीटर से एक छोटे स्ट्रक्चर का यूनिट है, तो उसको आपके आंख कैसे देख सकती है? और यही वजह थी कि माइक्रोस्कोप जो है उसकी ज़रूरत पड़ी, उसकी नीड हुई कि उसको डिस्कवर किया जाए, कैसी डिवाइस डिस्कवर की जाए जिसमें छोटे छोटे यूनिट्स को दिखाया जाए। और फिर क्योंकि सेल ही एक माइक्रोमीटर यूनिट, जो छोटा यूनिट है मिलीमीटर से, उसमें एग्जिस्ट करता है, तो फिर न्यूक्लियस या फिर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, उससे छोटे छोटे भी जो स्ट्रक्चर्स हैं वो सेल के अंदर मौजूद हैं और डिफरेंट फंक्शन सर अंजाम दे रहे हैं, तो फिर उनको कैसे देखा जाए? तो इसलिए फिर आहिस्ता आहिस्ता ऐसे माइक्रोस्कोप भी आ गए जिनकी मैग्निफिकेशन लेवल, जिनका रेजोल्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग था, और वो इन सारी चीज़ों को देख सकते थे। तो सबसे पहले तो यूनिट्स का, क्योंकि स्टूडेंट्स को मैं जानता हूँ कि
यूनिट्स एक बेसिक चीज़ है, लेकिन वो भी नहीं आ रहे होते, तो मैं कोशिश करता हूँ कि पहले यूनिट्स को आप तक पहुँचाऊँ प्रॉपर वे में, आप लोग समझ पाएँ, ताकि फिर माइक्रोस्कोप को इन डिटेल्ड वे हम पढ़ते हैं। अगर मैं एक रस्सी बनाता हूँ, 1 मीटर की ये एक रस्सी है, और 1 मीटर के यूनिट को तो सब जानते हैं, राइट? अब 1 मीटर की जो रस्सी है, अगर इसके मैं छोटे टुकड़े करूं, कितने छोटे टुकड़े करूं? इसके अगर मैं 10 पावर 3 टुकड़े करूं, जो बनते हैं 1000, अगर इसके 1000 टुकड़े करूं 1 मीटर के, तो उसका जो एक यूनिट होगा वो मिलीमीटर के बराबर होगा। तो 1 मिलीमीटर के बराबर होगा 1000, आई मीन 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर आ जाएंगे। तो इस रस्सी के 1000 हिस्से करने के बाद उसका एक जो छोटा हिस्सा होगा वो हमें मिलीमीटर में मिलेगा। लेकिन आपका जो सेल है उसकी डायमीटर मिलीमीटर से भी छोटी है। एक सेल आपका 0.2 से लेकर 0.50 माइक्रोमीटर के डायमीटर में बैठता है। तो आपका अब तक आपने मिलीमीटर समझा, और आपकी आँख मिलीमीटर तक ही देख सकती है, तो उससे छोटे स्ट्रक्चर्स नहीं देख सकती। तो मिलीमीटर से छोटा यूनिट भी हमें समझना होगा कि कौन सा यूनिट है मिलीमीटर से छोटा। तो अगर एक रस्सी के 1000 हमने हिस्से किए, तो एक छोटा सा हिस्सा उसका 1 मिलीमीटर का बना। अगर मैं इस रस्सी के मजीद छोटे हिस्से करना चाहूँ, कितने छोटे हिस्से करना चाहूँ? अगर इस 1 मीटर के मैं 10 लाख छोटे हिस्से करूं, जो बनता है 10 पावर 6, तो ये बन जाएगा आपका माइक्रोमीटर। इसका मकसद है 1 मीटर की रस्सी अगर उसके 10 लाख हिस्से किए जाएं, तो एक उसका छोटा हिस्सा 1 माइक्रोमीटर के बराबर होगा। अब आपकी आंख उसे देख सकती है, लेकिन क्या इससे भी छोटे स्ट्रक्चर सेल में मौजूद नहीं? बिल्कुल मौजूद हैं। न्यूक्लियस, उसमें क्रोमोसोम्स और राइबोसोम्स, बहुत ही छोटे स्ट्रक्चर्स हैं। आपको आगे समझ आ जाएंगे कि कितने छोटे हैं। तो वो तो फिर इन माइक्रोस्कोप, ये छोटा सा यूनिट, ये यूनिट तो उसके साथ अगर हम कंपेयर करें तो बहुत बड़ा है। तो इस माइक्रोमीटर से अगर हम इस रस्सी के और छोटे हिस्से करें, फॉर इंस्टेंस 10 पावर 9 करें, 1 मीटर के अगर हम 9 जीरोस लगाएं, जो बनता है 1 अरब। अगर हम 1 मीटर रस्सी के 1 अरब छोटे हिस्से करें, तो एक छोटा सा जो यूनिट है वो नैनोमीटर के बराबर होगा। अब वो एक छोटा सा पार्ट नैनोमीटर कहलाएगा। क्या नैनोमीटर से छोटा भी है कोई यूनिट? यस, एंगस्ट्रॉम। एक के ऊपर हम 0 लगा देते हैं, जिसको हम कहते हैं A0। A0 मीन्स 10 पावर 10। 10 में एक में हम 10 जीरोस लगाते हैं, जो बन जाता है आपका 10 अरब के करीब। तो 1 मीटर की रस्सी के 10, तो 1 मीटर रस्सी के अगर हम 10 अरब छोटे छोटे हिस्से करें, तो एक छोटा सा जो उसका हिस्सा होगा वो एंगस्ट्रम कहलाएगा। तो एंगस्ट्रम बहुत ही छोटा यूनिट है, जो अब तक आप लोगों ने समझा है, और ये क्योंकि आगे यूज होगा माइक्रोस्कोप के अंदर, इसलिए सारे यूनिट्स मैंने आपको समझा दिए। अब आपकी आंख क्योंकि मिलीमीटर में देख सकती है, तो सेल तो माइक्रोमीटर में है, वो नहीं देख सकती। तो मैंने आपको समझाया कि 1000 मिलीमीटर 1 मीटर के बराबर होता है, फिर 10 लाख माइक्रोमीटर 1 मीटर के बराबर होता है। तो एक छोटा सा माइक्रोमीटर हिस्सा जो है वो आपकी आंख नहीं देख सकती, और सेल माइक्रोमीटर में, सेल की रेंज जो है वो माइक्रोमीटर में। तो ये छोटे से यूनिट्स एंगस्ट्रॉम जो है 10 अरब अगर इससे हम करें 1 मीटर की रस्सी के, तो एक हिस्सा एक एंगस्ट्रॉम कहलाता है। तो एंगस्ट्रॉम एक बहुत ही छोटा यूनिट है जो आपने आज समझा है। अब इन यूनिट्स को अगर हम देखें, तो इन यूनिट्स के बाद लेट्स डिस्कस नाउ
दो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज हैं जो हमें माइक्रोस्कोप में काम आएंगी। और ये सारी, पहली मैग्निफिकेशन। क्या कहते हैं मैग्निफिकेशन? मैग्निफिकेशन को समझने के लिए पहले हम आपको बताते हैं, एक मोबाइल जब आप लेते हो, परचेज करते हो मोबाइल, तो हर बंदा चाहता है कि मैं ऐसा मोबाइल लूं जो दूर की चीज को करीब करके दिखा सके। पंछी दूर उड़ रहा होता है, फ्लाई कर रहा होता है, तो बहुत सारी नेचर की चीजें बहुत दूर होती हैं हमारे कैमरा से, हमारी आंख से, या हमारे मोबाइल की कैमरा से, या डीएसएलआर कैमरा से। तो फिर उनको कैसे देख सकते हैं, उनके स्ट्रक्चर को? उनको देखने के लिए हम मोबाइल में करते क्या है, जूम करते हैं। मोबाइल की इमेज जो हम क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद उसको हम जूम करते हैं। ये जो जूम करते हैं, इसका मकसद है ये हम मैग्नीफाई करते हैं। तो मैग्निफिकेशन क्या है कि एक ओरिजिनल साइज है ऑब्जेक्ट की, वो उसका इंक्रीज हो जाना, कितने टाइम्स इंक्रीज हो जाना, ये अब डिपेंड करता है कि आपकी मोबाइल कितनी महंगी है। उतने टाइम्स वो ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाई कर सकती है, बड़ा करके दिखा सकती है, आपके सामने डिस्प्ले कर सकती है। तो एक फॉर इंस्टेंस, एक ये मैं अगर एक लाइन लगाता हूँ, राइट, अगर ये फॉर इंस्टेंस एक मार्कर का मैं अक्स यहाँ पर बना रहा हूँ फॉर इंस्टेंस, राइट। अगर मेरी कैमरा इसको दिखा सकती है कितना बड़ा, अगर इस पेन के अक्स को जूम इन करने के बाद, मैग्नीफाई करने के बाद दिखा सकती है इतना बड़ा, तो ये जो बड़ा ऑब्जेक्ट, ये जो बड़ा मार्कर पेन आपको दिख रहा है इसका अक्स या बोर्ड में, ये फॉर इंस्टेंस 9x है। तो 9x क्या है? 9x एक्स टाइम्स को कहते हैं। 9x का मकसद ये है कि एक पेन जो है आपका, उसको 9 टाइम्स आपकी कैमरा ने बड़ा करके आपके सामने दिखा दिया है, आपके सामने डिस्प्ले कर दिया है। इसको कहते हैं मैग्निफिकेशन, कि ओरिजिनल साइज से कितना टाइम्स बड़ा आपका एक ऑब्जेक्ट आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है। एक लेंस की वजह से ऑब्वियसली हो रहा होगा, लेंसेज होंगे आपकी कैमरा में, तो माइक्रोस्कोप में भी लेंसेज होते हैं। तो अगर एक माइक्रोस्कोप फॉर इंस्टेंस एक चीज को 1500 टाइम्स बड़ा करके दिखाता है, तो उसकी मैग्निफिकेशन पावर क्या होगी? 1500x। तो अब मैग्निफिकेशन आप लोगों को समझ आ गई। लेकिन आप सब जानते हैं कि जब मैं अपनी कैमरा से फोटो निकाल के इमेज क्लिक करता हूं, उसके बाद जब मैं जूम इन करता हूं, तो इमेज ब्लर होना शुरू हो जाती है, इमेज फट जाती है, ब्लर होना शुरू हो जाती है। मैं चाहता हूं कि मैं ऐसी कैमरा लूं, ऐसा मोबाइल लूं, जब उसको जूम इन करूं, पूरा जूम इन करूं, जितनी मैग्निफिकेशन लेवल है मेरी मोबाइल की, तो उसकी डिटेलिंग खत्म ना हो, उस इमेज की तफसील खत्म ना हो, मेरी दाढ़ी का एक एक बाल जो है कैमरा में अलग दिखाई दे आपको, डिस्टिंक्ट अलग दिखाई दे आपको। ये हम चाहते हैं कि हमारी मोबाइल में ऐसा कोई पावर हो। तो इसको मैग्निफिकेशन मैग्निफिकेशन तो नहीं कहेंगे, और तो इसका मकसद ये है कि मैग्निफिकेशन से डिटेलिंग खत्म हो जाती है। मैग्निफिकेशन से डिटेलिंग आपको नहीं दिखेगी किसी इमेज की। डिटेलिंग के लिए आपकी मोबाइल में ऐसा कोई पावर होना चाहिए कि एक जो हम इमेज देख रहे हैं कैमरा में, उसको कितना भी जूम करें, उसकी डिटेलिंग, उसकी तफसील खत्म ना हो, वो फटे ना तस्वीर, वो ब्लर ना हो। तो जब हम चाहते हैं कि कोई ऐसा मोबाइल हो, तो उसमें कौन सा टर्म है जो यूज करते हैं? मैग्निफिकेशन तो उसको कितना टाइम्स बड़ा करता है एक इमेज को, उसको मैग्निफिकेशन कहते हैं। दूसरा है रेजोल्यूशन। अब रेजोल्यूशन जो है वो क्या है? रेजोल्यूशन एक छोटा सा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, दो पॉइंट्स के अंदर, जिसको आपकी कैमरा, आपके वो दो पॉइंट्स कितने भी दूर हैं, आपकी कैमरा उन दोनों पॉइंट्स को अलग दिखा सकती है। इसको कहते हैं रेजोल्यूशन। अब रेजोल्यूशन, हर कैमरा का जितना महंगा होगा मोबाइल, उतना उसका रेजोल्यूशन स्ट्रांग होगा ऑब्वियसली।
तो अगर फॉर इंस्टेंस ये भी पॉइंट है और ये भी पॉइंट है और इनके बीच के डिस्टेंस को आपका कैमरा अगर दिखा सकता है, तो फॉर इंस्टेंस मैं कहता हूँ कि उसकी जो रेजोल्यूशन पावर है वो फॉर इंस्टेंस 3x, उसकी रेजोल्यूशन पावर जो है वो 5 mm है फॉर इंस्टेंस, राइट। रेजोल्यूशन पॉइंट्स मतलब आपकी 2 पॉइंट्स हैं उसको अलग दिखा सकती है, 5 पॉइंट्स हैं उसकी 5 mm फॉर इंस्टेंस। आपकी कैमरा 5 mm तक दो पॉइंट्स को, एक ऑब्जेक्ट के 2 पॉइंट्स को अलग दिखा सकती है, तो ये उसकी रेजोल्यूशन पावर है। लेकिन एक ऐसा मोबाइल है मेरे पास जो इन दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस जो है इसको भी दिखा रही है, और मेरे फॉर इंस्टेंस दाढ़ी का एक एक बाल जो है वो अलग दिख रहा है, उसकी तफसील ख़त्म नहीं हो रही। तो अब 5 mm से अगर किसी मोबाइल का 2 mm रेजोल्यूशन पावर है, तो इसका मकसद क्या है? क्या रेजोल्यूशन पावर 2 mm ज़्यादा है या 5 mm ज़्यादा है? बिल्कुल 2 mm ज़्यादा आपका रेजोल्यूशन है आपके मोबाइल का। जैसे आपका नंबर जो है, जैसे ही नंबर कम होता जाएगा, जैसे ही नंबर कम होता जाएगा, इसका मकसद है रेजोल्यूशन आपका बढ़ रहा है, रेजोल्यूशन इंक्रीज हो रहा है। तो रेजोल्यूशन क्या है? रेजोल्यूशन दो पॉइंट्स के बीच में एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है जिसको आपका कैमरा, आपका माइक्रोस्कोप या कोई लेंस इसको अलग दिखा सकते हैं। इसको हम कहते हैं रेजोल्यूशन। और हम सब जानते हैं, हम सब चाहते हैं कि हमारे कैमरा का बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजोल्यूशन हो। हम वो कैमरा चाहते हैं अपने मोबाइल की, वो कैमरा नहीं चाहते जो ऑब्जेक्ट को बड़ा तो दिखा रही है लेकिन उसकी तफसील, डिटेलिंग खत्म हो। तो रेजोल्यूशन उस डिटेलिंग को कहते हैं, उस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को कैप्चर करके आपकी आंखों के सामने दिखा सके, उसको हम रेजोल्यूशन कहते हैं। तो रेजोल्यूशन और मैग्निफिकेशन दो टर्मिनोलॉजीज हैं जो यूज होंगी माइक्रोस्कोप के अंदर जब हम इसको पढ़ते हैं। तो रेजोल्यूशन भी आपको समझ आ गया, मैग्निफिकेशन भी समझ आ गया, छोटी छोटी यूनिट्स भी आपको हमने समझा दिए, और माइक्रोस्कोप की ज़रूरत क्यों पड़ी इसको भी हमने थोड़ा सा आज समझ लिया। नेक्स्ट लेक्चर में हम माइक्रोस्कोप और उसके डिफरेंट काइंड्स ऑफ माइक्रोस्कोप को हम पढ़ेंगे कि वो क्यों आए, डिस्कवर हुए, उनमें क्या फीचर्स थे कि एक के बाद दूसरा माइक्रोस्कोप जो है वो साइंसदानों ने ईजाद किया, और आप लोगों ने सेल को उसमें एनालाइज करके पढ़ा।